आज मैं आप लोगों को एक सत्य घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये पूरी कहानी पूर्णतः सत्य है। इसमें जो भी लिखा है कुछ भी असत्य नहीं है, 100% सत्य है। ये कहानी उत्तर प्रदेश में बहराइच ज़िले के एक गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे की है। जो गरीब किसान था वो बहुत ही मेहनती, कर्मठ और बहुत ही लगन से काम करने वाला था। लेकिन कभी भी उस किसान के मेहनत का प्रतिफल उसे नहीं मिला, क्योंकि मेहनत तो बहुत करता था लेकिन हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। उस समय किसान की माली हालत बहुत ही दयनीय थी। स्थिति यह थी कि किसान के परिवार की किसी प्रकार दाल रोटी चल रही थी। बाकी समझ लीजिए किसान बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा था। किसान की स्थिति सोचनीय थी। उस समय किसान की वैसे ये बहुत कहानी कर्मठ है था, बहुत और मेहनती आपको और पूरी तरह बहुत ही सत्य मेहनत करने कहानी वाला आज किसान मैं था। ये सुनाने जा रहा दिन हूँ। भर लगन से काम में लगा रहता था, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति थी कि किसान की माली स्थिति खराब थी। तो आगे जो उसके बड़े बेटे की कहानी है कुछ इस प्रकार है। किसान ने जैसे तैसे बड़े बेटे को गांव के ही सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलवाई और गांव से 5 किलोमीटर दूर उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए किसान का बेटा गांव से वहां जाकर आगे पढ़ा, उच्च शिक्षा की शिक्षा प्राप्त किया, उच्च प्राथमिक की। आगे की शिक्षा के लिए गांव में या गांव के आसपास कोई विद्यालय नहीं था, और चूंकि क्योंकि बड़ा बेटा पढ़ना चाहता था, इसलिए अपने पिताजी से ये कहकर कि शहर जाने की अनुमति ली कि मैं शहर जाकर कुछ काम भी कर लूँगा और स्वयं की पढ़ाई भी कर लूँगा। बच्चे की ललक देखकर पिताजी ने उसे शहर जाने की अनुमति दे दी। अब बड़े बेटे का समाचार पत्र बेचना, यानी ये हर पृष्ठ पे एक आपको हेडिंग टाइप में मिलेगा कि वहाँ उसमें क्या लिखा है। तो बड़ा बेटा शहर में सुबह सवेरे समाचार पत्र बेचता और दिन में अपनी पढ़ाई करता। इस प्रकार बड़ा बेटा अपनी पढ़ाई के लिए खर्च निकाल लेता था और कुछ समय पश्चात बड़े बेटे ने एक दुकान पर शाम को मुनीमगिरी भी करने लगा और अब अपने पढ़ाई के खर्च से कुछ अधिक कमाई कर लेता था और उसी से अपने पिताजी का सहयोग भी करने लगा और करता था। धीरे धीरे बड़ा बेटा इतना कमा लेने लगा कि अपने पिताजी की सभी आवश्यकताओं को भी पूरा कर लेता था। सभी आवश्यकता का मतलब है किसान जो था वो खेती का काम करता ही था। थोड़ी सी खेती थी और उसी में खाद पांस या समय समय पर जो आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को बड़ा बेटा पूरा कर लेता था। साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा था। जब बड़ा बेटा मास्टर डिग्री की शिक्षा ले रहा था, उसमें बड़ा बेटा मास्टर डिग्री की शिक्षा ले रहा था, उसी समय शहर के एक बड़े नर्सिंग होम में काम करना शुरू कर दिया और अपने माता पिता के साथ भाई बहनों के लिए गांव में छोटा सा मकान जिसमें शौचालय और स्नान घर भी था बनवाया। बनवाया का मतलब यह है कि किसान को पहले एक सरकारी कॉलोनी मिली हुई थी। जो सरकारी कॉलोनी गांव के प्रधान लोग दिलाते हैं, तो गरीब किसान को एक दो कमरा का मिला हुआ था, एक कमरे का मिला था। तो किसान ने कुछ इधर उधर से कर्जा लिया और कुछ व्यवस्था किया, तो वो जो एक कमरे की कॉलोनी थी उसे 2 कमरा और छोटे छोटे 2 किचन और एक बरामदा बनवा लिया था। लेकिन ऐसे ही स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसमें प्लास्टर या फर्श इत्यादि कुछ नहीं था। बस ये है कि किसी तरह दिन काटने वाला वो मकान बन गया था। तो उसी को जो बड़ा बेटा है उसने फर्श बनवाया, प्लास्टर कराया, ऊपर बाउंड्री लगवा दी और जो द्वार पड़ा था उसके सामने, जो ज़मीन पड़ी थी उसके चारों तरफ बाउंड्री लगवा दिया और वहीं पर एक शौचालय भी बनवा दिया। गांव में ही घर के अंदर ही, मतलब जो द्वार पड़ा हुआ था उसी पे बनवा दिया। तो उस समय गांव के कुछ सम्मानित व्यक्तियों के घर में ही शौचालय हुआ करते थे। ये बहुत पुरानी बात है, तो उसमें शौचालय वगैरह गांव में नहीं बना हुआ करते थे। लेकिन बड़े बेटे ने कमाया और अपने घर में वहाँ गांव पर शौचालय बनवाया, टेलीफोन लगवाया, गैस चूल्हा इत्यादि की व्यवस्था कर दिया। शौचालय हुआ करते थे और गैस चूल्हा और टेलीफोन भी लगवा दिया। अब किसान का नाम सम्मानित व्यक्तियों के में लिया जाने लगा। गाँव में जो सम्मानित व्यक्ति थे उनमें उस किसान का नाम आने लगा, क्योंकि अब किसान थोड़ा सा स्तर किसान का ठीक हो गया था। धीरे धीरे करके अपनी छोटी बहनों का विवाह भी सम्मानित परिवार में कर दिया। बड़ा बेटा जो था वो अब जानता था कि पिताजी मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनका मेहनत रंग नहीं ला रहा है और जो मेहनत पिताजी कर रहे हैं उस मेहनत का उन्हें प्रतिफल नहीं मिल रहा है। जबकि बेटा शहर में जा करके जो मेहनत करता था उसी से अब वो अच्छा खासा कमा लेने लगा था। तो अपनी बहनों की शादी भी एक अच्छे परिवार में करवा दिया था। पिताजी भी बड़े बेटे से परिवार की आवश्यकता के लिए किसी प्रकार रुपये की मांग करते थे उस समय, तो बड़ा बेटा उसे तुरंत पूरा करता था। क्योंकि किसान पहले बहुत गरीब था, इसलिए कुछ लोगों का कर्जदार भी हो गया था। कर्जदार मतलब अब चूंकि गांव में रहने वाले व्यक्तियों को इधर उधर पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है और कहाँ से वो पूर्ति करें, तो इसलिए जो बड़े बड़े लोग गांव के होते हैं वो कर्ज दिया करते हैं और कर्ज में
बहुत कुछ बेगार लिया करते हैं। तो किसान ने कुछ कर्ज लिया था, अभी ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न कराई कि बेगार करना पड़े, फिर बार कर्ज लिया था और कर्ज का ब्याज भी देना पड़ता था। लेकिन बड़े बेटे ने धीरे धीरे सभी कर्ज अपने पिताजी के चुका दिए, जो पिताजी ने कर्ज लिया था उस सबको चुका दिया। अब किसान के ऊपर कोई कर्ज नहीं रह गया था और धीरे धीरे करके बड़े बेटे ने शहर में अपने लिए थोड़ी सी ज़मीन भी खरीद ली। हाँ, जिस दिन ज़मीन खरीदी थी तो वो जो गरीब किसान है, यानी उसके बेटे ने खरीदी थी, संयोग से किसान भी शहर आए हुए थे और उन्होंने जाना कि उनका बेटा शहर में ज़मीन ले रहा है अपने लिए। तो कुछ समय पश्चात बड़े बेटे ने शहर में किराए की दुकान लेकर जनरल मर्चेंट और पीसीओ की एक दुकान भी खोली। चूँकि किसान का बेटा जो था बहुत मेहनत करता था और मेहनत लगन से इतना कमाने लगा कि धीरे धीरे अपना आय बढ़ाने के लिए एक दुकान भी खोल लिया था, जनरल मर्चेंट की और पीसीओ की। दूसरी तरफ जो किसान का सबसे छोटा बेटा था वो पढ़ने लिखने में बिल्कुल ठीक नहीं था। इसलिए किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा कि छोटे भाई को हाई स्कूल की परीक्षा तो कई बार दे चुका है परंतु पास नहीं हो पा रहा है, परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पा रहा है छोटा बेटा, इसलिए छोटे को भी अपने साथ शहर ले जाओ और इसकी पढ़ाई पूरी करवा दो। बड़ा बेटा छोटे को शहर ले आया, अपने साथ रखकर हाई स्कूल, इंटर और बीए की शिक्षा, ये जो हाई स्कूल, इंटर और बीए है, दूसरे शहर से करवा करके, दूसरी जगह से जहाँ पर कुछ आसानी से पास हो सके, वहाँ से छोटे बेटे को शिक्षा दिलवा दी। लेकिन चूंकि छोटे बेटे की संगत पहले से ही खराब थी, इसलिए कई बार उसने अपने बड़े भाई का नुकसान किया, बहुत सारा नुकसान, आर्थिक नुकसान किया करता था, कभी कभी तो बहुत बड़ा नुकसान कर देता था वो। बड़े भाई, जैसे बड़े भाई की जेब से पैसा निकाल लेना, बड़े भाई के बक्से से पैसा निकाल लेना, या बड़े भाई की अलमारी में पैसा रखा है निकाल लेना। यहाँ तक कि स्थिति ये थी कि कभी कभी ताला भी तोड़ देता था बड़े भाई की, जो बक्से वगैरह में ताला लगा रखे थे बड़े भाई, उसको तोड़ करके पैसा निकाल लेता था। इतनी बुरी और गंदी आदत हो चुकी थी छोटे भाई की। लेकिन बड़ा भाई उसको छोटा समझ कर माफ़ करता रहा और परंतु उसकी जो सारी करतूत है अपनी माँ से बताता रहा। परंतु चूँकि छोटा था इसलिए सबका दुलारा भी था और सभी लोग बड़े भाई को समझाते थे कि ये जब बड़ा हो जाएगा तब सुधर जाएगा और इसको अपने साथ अपने दुकान में बैठाओ, थोड़ा सा और जिम्मेदारी आएगा, सुधर जाएगा। लेकिन इसी बीच छोटे बेटे को हाइड्रोसिल हो गया, जिसका ऑपरेशन बड़े भाई ने करवा दिया। और जब छोटा बेटा ठीक हो गया तब माता पिता की आज्ञा के अनुसार उसे अपनी दुकान पर भी बैठाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो दुकान पर बैठने लगा। इसी बीच बड़े भाई को एक प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए 1 वर्ष के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। प्रोफेशनल कोर्स था, दूसरी जगह करना पड़ा और दुकान पूरी तरह से छोटे भाई के हवाले कर दिया। जब बड़ा भाई प्रोफेशनल कोर्स करके वापस आया तब दुकान पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। समाप्त का मतलब दुकान में कुछ रह नहीं गया था। छोटे ने क्या किया, कैसे किया, पूरी दुकान उसने समाप्त कर दिया, उसमें बेचने के लिए कुछ भी नहीं रह गया था। स्थिति ये थी कि अब दुकान से दुकान का किराया भी नहीं निकल पा रहा था। बड़े भाई ने माता पिता से इसकी शिकायत की, तब पिताजी ने कहा कि अब दुकान में नुकसान हो रहा है तो दुकान बंद कर दो और क्या किया जाए। तो बड़े भाई को दुकान बंद करनी पड़ी क्योंकि अब किराया भी नहीं निकल पा रहा था, कहाँ से दें। फिर बड़े भाई ने शहर के उसी बड़े नर्सिंग होम में काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच शहर में एक बड़े इंजीनियर साहब ने अपनी बेटी का विवाह किसान के बड़े बेटे से कर दिया। बड़े बेटे ने अपनी पत्नी को अपने माता पिता की सेवा करने के लिए गांव पर उनके साथ छोड़ दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी समझदार थी और अपने पति की समस्याओं को समझती थी, इसलिए उसने गांव में रहना स्वीकार कर लिया और अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। अब बड़ा बेटा प्रतिदिन 16 से 17 घंटे की ड्यूटी करता था। 16-17 घंटे की मेहनत और लगन से काम करके शहर में जो अपने लिए ज़मीन खरीदी थी उस पर अपने ससुर जी और कुछ मित्रों के सहयोग से 2 कमरे और 1 शौचालय व स्नान घर बनवा लिया था। और चूँकि बड़ा बेटा 16 से 17 घंटे काम करता था इसलिए दिन में उसको समय नहीं मिलता था, इसलिए जब घर बनवा रहा था तो पिताजी प्रतिदिन गांव से आया करते थे देख रेख करने के लिए, घर की देख रेख करने के लिए। लेकिन गांव से आने जाने में जो किराया लगता था वो किराया भाड़ा सब बड़ा बेटा दे देता था कि चूँकि उनके पिताजी कहाँ पाते, किसान भी कोई बहुत वो तो थे नहीं, भाई बड़े बेटे के सहारे थे वो भी। तो बड़ा बेटा जो कमाता था और 16-17 घंटे मेहनत करता था और चूँकि दिन में रहता नहीं था तो वो देखने आते थे। तो पिताजी प्रतिदिन गांव से आते थे और जो घर बनाने में मजदूर और मिस्त्री लगे थे उनकी देख रेख किया करते थे और जब शाम को वापस जाने लगते थे तब बड़ा बेटा उनको किराया भाड़ा सब दे दिया करता था। कुछ समय पश्चात घर बनकर तैयार हो गया। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तब बड़े बेटे की माता जी ने कहा कि तुम कई वर्षों से स्वयं बनाते खाते हो, खाना बनाते खाते हो, इसलिए अपनी पत्नी को ले जाओ और अपने साथ शहर में रखो। और बड़ा बेटा माता पिता की आज्ञा लेकर के अपनी पत्नी को शहर अपने घर ले आया। साथ में अब छोटा भाई, पत्नी और बड़ा भाई 3 लोग शहर में रहने लगे। बड़े बेटी की पत्नी जब शहर में आई तब दोनों भाइयों को तो भाई आराम मिलेगा ही, क्योंकि अब वो आई थी तो मिला, क्योंकि दोनों भाइयों को खाना बनाकर खिलाती थी और कपड़े भी धुलाई करती थी दोनों भाइयों की और घर की साफ़ सफाई भी करती थी, जिससे घर अब सुंदर लगने लगा था और घर अच्छा भी लगने लगा था और घर में मन लगता था।
इसी बीच बड़े भाई ने घर की आय बढ़ाने के लिए अपने पिताजी को सलाह दिया कि आप अपने खेतों में गन्ना की बुआई करें, क्योंकि गेहूं और धान की खेती करते हैं फिर भी इतना पैदा नहीं होता है कि पूरा परिवार अच्छे से एक वर्ष तक उसे दो वक्त की खाना खा सके। पिताजी ने कहा कि गन्ने की बुआई में खर्चा अधिक लगता है, जो हमारे पास नहीं है। तब बड़े बेटे ने कहा कि यदि आपकी अनुमति हो तो जिस अस्पताल में मैं रहता हूँ वहाँ के डॉक्टर साहब से मैं कर्ज ले करके आपको दे दूंगा। जब गन्ना पैदा होगा तब आप उसे वापस कर दीजिएगा। बड़े बेटे की इस बात पर पिताजी सहमत हो गए और अब गन्ने की बुआई शुरू करवा दिया। शुरू हो चुकी गन्ने की बुआई, और जो खर्चा लगा उस सारा कुछ उसका बड़ा बेटा उसकी पूर्ति करता रहा। गन्ने की खेती में बुआई से लेकर जुताई, पानी लगवाना या बीज डलवाना, खाद, यहाँ तक कि जब गन्ने की कटाई हुई तो ट्राली ट्रैक्टर का पूरा भाड़ा बड़े बेटे ने इंतजाम करके पिताजी को दे दिया। उस वर्ष पूरा गन्ना 60,000 रुपये का बिका। तब पिताजी ने अपने बड़े बेटे से कहा कि गन्ने का रुपया आ गया है, आ करके ले लो, और जिससे उधार लिया था उनको उधार वाला उनको दे दो वापस। बड़ा बेटा पिताजी के साथ बैंक गया और फिर पूरा पैसा निकलवाया। फिर पिताजी से कहा आपको इसमें से जो लेना है वो ले लीजिए। तब पिताजी ने 10,000 रुपये स्वयं ले लिया और 50,000 रुपये अपने बड़े बेटे को दे दिया। बड़े बेटे ने इस वर्ष लगभग 48,000 रुपये अपने पिताजी को दिया था। इस रुपये से पिताजी ने गन्ने की बुआई से लेकर गन्ने की कटाई करवा कर मिल तक पहुंचाने, और गेहूं तथा धान, जो खेत बचा था उसमें गेहूं और धान की बुआई हुई थी तो उसमें जो बीज लगा, जुताई, निराई, पानी आदि के लिए पिताजी ने ये सब पैसा खर्च किया था। और इसी में से गन्ने में जो खर्च हो गन्ने में खर्च हो, बाकी पैसा उन्होंने गेहूँ, धान इत्यादि जो भी लगाया उसमें खर्च किया था। इस वर्ष बड़ा बेटा जिस नर्सिंग होम में काम करता था उसी नर्सिंग होम से 45,000 रुपये उधार लिया था, और जब पिताजी ने रुपये दे दिए तो बड़े बेटे ने नर्सिंग होम में पैसा जमा कर दिया और उधार समाप्त करवा दिया। अगले वर्ष भी गन्ने में जो लागत लगी वो बड़े बेटे ने पूरी लागत उधार लेकर के कुछ इधर उधर से व्यवस्था करके लगाई, और इस वर्ष पूरा गन्ना 50,000 रुपये का बिका, जिसमें 10,000 रुपये पिताजी ने ले लिया और 40,000 रुपये अपने बड़े बेटे को दे दिया। बड़े बेटे ने इस वर्ष भी लगभग 42,000 रुपये उधार लेकर पूरे वर्ष पिताजी की आवश्यकता अनुसार उन्हें देता रहा। वही आवश्यकता अनुसार का मतलब है कि खेती में पैसा लगता था तो जो गन्ने में लगा वो गन्ने में, बाकी धान और गेहूँ इत्यादि, जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई सब में जो भी लगा उसको पिताजी पूरा करते रहे। और जब पिताजी से रुपये मिले, यानी पिताजी ने 40,000 रुपये दे, उसी रुपये से उधार का भुगतान कर दिया। जिससे उधार लिया था पिताजी को दिया था लेकर के, वो सब पैसा वापस कर दिया। दूसरी तरफ छोटा भाई अब इतना बिगड़ैल हो चुका था कि जब तक बड़ा भाई घर पर रहता था तब तक वो सोता रहता था, और बड़े भाई के घर से जाने के बाद वो अपनी भाभी को अमर्यादित शब्दों से संबोधित करता था। जब बड़ा भाई वापस घर आता तब उसकी पत्नी उससे शिकायत करती थी, परंतु बड़ा भाई ये कहकर टाल देता था, चलो कोई बात नहीं, आगे चल करके ये सुधर जाएगा, यानी छोटे भाई को कोई दंड न दे करके छोड़ देता था। और स्थिति ये थी, यहाँ तक कि सुबह जब 8 बजे के बाद बड़ा भाई अपने काम पर निकल जाता था तब छोटा भाई सोकर उठता, तुरंत गांव पर फ़ोन मिलाता और वहाँ बताता कि अभी तक मुझे चाय पीने को नहीं मिली है। ये सब वो एक अपने प्लान के तहत करता रहता था कि भाभी की जो है बुराई करता था, भाभी को सबकी नज़रों में गिराने के लिए ये सब वो हम रोज़ के रोज़ किया करता था। इन्हीं सब बातों से एक बात तो स्पष्ट हो गई, नहीं पता चलता है कि छोटा भाई बहुत ही निकृष्ट था। वो अपनी भाभी को अमर्यादित शब्दों से संबोधित तो करता ही था, और अब फ़ोन के द्वारा अपने भाई और भाभी के खिलाफ अपने माता पिता और बहन के कान भी भरता था। छोटे भाई ने अपने माता पिता और बहन के कान इस कदर भरे कि अब उन सब की नज़रों में बड़ा भाई और भाभी दुनिया के सबसे खराब बहू और बेटे बन गए। यानी जिस बड़े बेटे ने घर को संभालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, अब उस बड़े बेटे को इसने अपने पूरे घर में सबसे बुरा बना दिया। अब बड़े भाई की अनुपस्थिति में यदि कभी छोटे को सब्जी भी लाना, अनुपस्थिति का मतलब है जैसे बड़े भाई को कभी शहर से बाहर जाना पड़ा और एक आध दिन के लिए समय लगा, उस समय की बात है कि जब छोटे को कभी सब्जी भी लाना पड़ता था तो उसका रुपया बड़े भाई से वसूलने के लिए बड़े भाई के आने पर उस सब्जी का भाव पूछता था। उसके भाव पूछने का एक ही कारण होता था, पूछता था कि भैया दाल का रेट मिल रही है या आलू क्या भाव है, इस तरह का पूछता था, जिससे बड़े भाई को ये लग जाता था कि यह सब्जी लेकर या कोई सामान लेकर के आया है। और बड़ा भाई उससे पूछता था कि कितने का लाए हो, और वो बता देता था और बड़ा भाई उसका भुगतान कर देता था। यानी जितने वर्षों तक वो अपने बड़े भाई और भाभी के पास रहा, कभी 10 रुपये की सब्जी भी अपने पास से खरीद कर नहीं लाया। कुछ समय पश्चात इस माता जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और माता जी को बड़े भाई ने कई डॉक्टरों को दिखाया और उनका इलाज कराया। अपनी माता जी को बड़े भाई ने लगभग 28 डॉक्टरों को दिखाया, जिसमें से लखनऊ का स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल, आइकॉन हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और पीजीआई आदि भी सम्मिलित हैं। सब जगह अपनी माता जी को बड़ा भाई लेकर गया। इसी बीच एक बार फिर छोटे भाई को हाइड्रोसिल हो गया। इससे पहले जब हुआ था तो बड़े भाई ने उसका ऑपरेशन करवाया था और पूरा खर्चा जो भी लगा था और सब व्यवस्था करके करवा दिया था।
लेकिन जब दोबारा फिर इसको हाइड्रोसिल होगा और इसमें माता जी का इलाज भी चल रहा है, तो पैसे की बहुत तंगी में तो था ही बड़ा भाई। तो छोटे भाई से कहा कुछ पैसे आप दो, कुछ क्या जो लगता है दो। तो हाइड्रोसिल हो गया। तब बड़े भाई ने फिर छोटे भाई का ऑपरेशन करवाया और इस पूरा खर्चा लगभग 11,000 रुपये का आया, जिसमें छोटे भाई ने 5,000 रुपये दिए, बाकी बड़े भाई ने अपने पास से इधर उधर से व्यवस्था करके उसे लगवाया। और दूसरी तरफ माता जी का इलाज चल रहा था। ऊपर लिखी सब जगहों पर, जैसे कई मेडिकल कॉलेज हैं या स्वामी विवेकानंद है, आईकॉन हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया है, पीजीआई है, बहुत जगह डॉक्टरों को दिखाया और पर्टिकुलर व्यक्तिगत डॉक्टरों को भी उनकी क्लिनिक पर दिखाया। तो अपनी माता जी को ले जाकर के डॉक्टरों को चेकअप भी करवाया। कई डॉक्टरों ने एमआरआई और सीटी स्कैन करवाया। और अलग अलग डॉक्टर होते नहीं हैं कि वो दूसरे की लिखी एमआरआई कुछ बता देते हैं कि ये पुराना हो गया या गलत है या क्या है कैसे। तो कई डॉक्टरों के कहने पर कई बार एमआरआई और सीटी स्कैन करवाना पड़ा है, क्योंकि माता जी के इलाज में बहुत रुपया खर्च हो रहा था। तो बड़ा भाई अपने सभी मित्रों से जो जान पहचान के थे सबसे कर्ज ले चुका था माता जी के लिए इलाज करवाने के लिए, और करवाया भी। परंतु माता जी के इलाज में ना तो छोटे भाई ने कोई सहयोग किया और ना ही पिताजी ने, क्योंकि पिताजी के पास तो कुछ था भी नहीं। बड़ा भाई वो जानता था बड़ा बेटा, लेकिन छोटा तो इधर उधर कुछ कमाता था, लेकिन कभी उसकी कमाई का कोई 1 रुपया भी बड़े भाई को नहीं दिया। तो कोई सहयोग नहीं किया। जब बड़ा भाई जब पिताजी से पैसे की व्यवस्था करने के लिए कहता, तब पिताजी कहते कि कोई ज़मीन बेच दिया जाए। ज़मीन बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, जो भी थी उसी में से वो कह रहे थे थोड़ी बेच दिया जाए, और या फिर वही ऑप्शन देते कि तुम कहीं यदि व्यवस्था कर सको तो कर लो, आगे चल करके हम सभी लोग मिल करके जिस से कर्जा लोगे उन सबको कर्जा चुकता कर देंगे। अब बड़ा बेटा भी क्या करता है, उसने भी एड़ी चोटी का जोर लगाकर जिस से हो सका कर्जा लेकर के अपनी माता जी की जाँच और इलाज करवाता रहा। एमआरआई और सीटी स्कैन के अतिरिक्त भी बहुत सारी जाँच होती हैं, उन सभी जाँच को बड़े बेटे ने करवाया। लखनऊ के बड़े हॉस्पिटल स्वामी विवेकानंद में माता जी के ऑपरेशन के समय डॉक्टरों ने कहा 2 यूनिट रक्त की ज़रूरत है। 2 यूनिट रक्त की ज़रूरत थी उस समय। सभी लोगों ने, जिससे भी कहा गया अपने परिवार में, घर परिवार, या माता जी बीमार हैं, आज कहने तो सब लोग कहते हैं माता जी को सबसे ज़्यादा प्यार हम करते हैं या करते थे, जिससे भी बात करें। लेकिन उस समय सभी ने कोई ना कोई बहाना बनाया कि मैं खून नहीं दे सकता, हमारे में कमी है या बीमारी है, जो भी है कोई ना कोई दिक्कत सभी ने बताया। और चूंकि 2 यूनिट रक्त की ज़रूरत थी तो एक तो बड़े बेटे ने अपना दे दिया। अब रक्तदान बड़ा बेटा जो था उसने अपना 1 यूनिट तो रक्तदान किया, क्योंकि दूसरा यूनिट डॉक्टर लेने को तैयार नहीं होते थे। तो माता जी के छोटे भाई थे, वो भी जब सुने तो वो जा करके उन्होंने भी 1 यूनिट रक्त अपना दान किया था माता जी के लिए, और 1 यूनिट रक्तदान बड़े बेटे ने किया। तब जा करके माता जी का ऑपरेशन हुआ। जब माता जी अस्वस्थ हो गई थी तब वो बड़े बेटे के साथ शहर में रहने लगी थी, क्योंकि बार बार लखनऊ ले जा करके दिखाना पड़ता था। और लखनऊ बेटा शहर में रहता था और शहर से लखनऊ जाना आसान था, गांव काफ़ी दूर था, तो इसलिए शहर में अपने बेटे के पास रहती थी। लेकिन इस समय पिताजी को भोजन आदि की बड़ी समस्या हो गई थी। तब बड़े बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि आप चलिए शहर में साथ रहें और जो खेती है उन्हें बटाई उटाई पर दे दिया जाए। लेकिन पिताजी किसी भी मायने में शहर आने को तैयार नहीं हुए। तब बड़े बेटे ने अपने पिताजी से सैकड़ों बार इस बार में कहा कि पिताजी आप शहर चलें, परंतु पिताजी किसी भी स्थिति में शहर आने को तैयार नहीं हुए। तब हार कर बड़े बेटे ने सप्ताह में 1 या 2 दिन शहर में खाना बनवा कर अपने पिताजी के लिए गांव ले जाता था, क्योंकि शहर और गांव के बीच काफ़ी दूरी है, इसलिए प्रतिदिन भोजन ले जाना संभव नहीं था। फिर भी यथासंभव बड़ा बेटा प्रयास करता रहा कि उसके पिताजी भूखे न रहें, और इन सब समस्याओं से जूझते हुए अपनी माता जी के इलाज में तन मन धन सब समर्पित कर दिया। परंतु इतना इलाज होने के बाद भी माता जी का स्वर्गवास हो गया। माता जी स्वस्थ ना हो सकीं, और बहुत जगह इलाज करवाने के बाद भी कुछ समय पश्चात माता जी का स्वर्गवास हो गया। और इसके बाद छोटे भाई की धृष्टता शुरू हुई। उसने पिताजी और बहन को पता नहीं किस तरह और कैसे बताया और क्या बताया कि पिताजी को लगता है कि उनका बड़ा बेटा उनको सम्मान नहीं देता है और परिवार के विषय में कुछ नहीं सोचता है। सोचिए, बड़े बेटे के विषय में पिताजी का ऐसा सोचना कि वो परिवार के विषय में कुछ नहीं सोचता है, जबकि बड़े बेटे ने ही परिवार के विषय में सब कुछ सोचा और सब कुछ किया। लेकिन आज पिताजी यही सोच रहे हैं कि उनका बड़ा बेटा परिवार के विषय में कुछ नहीं सोचता है। साथ ही साथ बड़े बेटे ने जो कर्ज लिया था उसको तो अब किसी ने उसकी तो चर्चा ही नहीं की, और सारा कर्ज बड़े बेटे को चुकाना पड़ा। आज भी बड़ा बेटा संघर्षशील जीवन व्यतीत कर रहा है, क्योंकि माताजी के स्वर्गवास के कुछ वर्ष बाद छोटे का बेटे का भी विवाह हो गया और वो अपनी पत्नी सहित गांव पर पिताजी के साथ रहने लगा। और माताजी के स्वर्गवास के बाद आज तक अपने खेतों में पैदा हुआ एक दाना पिताजी ने अपने बड़े बेटे को नहीं दिया है। यहाँ तक कि सरकारी राशन कार्ड को छोटे बेटे ने अपनी पत्नी के नाम से बनवाया, और उसमें बड़े भाई को, बड़े भाई की पत्नी को, बड़े भाई के 2 बच्चों को अपने ऊपर आश्रित दिखाया। ये उसकी अपनी योजना रही है। कोई योजना के अनुसार वो गलत सोचता है और गलत करता है, जबकि उस राशन कार्ड का सारा अनाज स्वयं लेता है। और आज कई वर्ष बीत चुके हैं, उस राशन कार्ड से एक दाना भी अपने बड़े भाई को नहीं दिया है।
जबकि बड़े भाई का उस राशन कार्ड में 4 यूनिट है, यानी बड़ा भाई और बड़े भाई की पत्नी, 2 छोटे बच्चे, सबका उसमें है, और छोटे भाई के 2 यूनिट है, फिर भी बड़े भाई को कभी एक दाना नहीं दिया है। छोटे भाई की हम कुछ यहाँ पर कारनामे बताना चाहेंगे कि छोटे भाई के भी कुछ कारनामे देखिए। जैसे छोटे भाई के कुछ कारनामे, कारनामा नंबर 1, जब बड़े भाई ने अपनी दुकान बंद कर दी तब छोटे भाई ने एक टावर पर काम शुरू किया और कुछ समय बाद वो टावर बंद हो गया। कारनामा नंबर 2 देखिए, एक रिश्तेदार जो लगभग 25 साल से शहर में दुकान कर रहे थे, बड़े भाई के कहने पर उन्होंने छोटे भाई को अपनी दुकान पर काम दे दिया और कुछ समय बाद उनकी भी दुकान पूरी तरह समाप्त हो गई, बंद हो गई। कारनामा नंबर 3, जब रिश्तेदार की दुकान बंद हो गई तब शहर के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी थे और बहुत पुराने व्यापारी थे, उन्होंने इसको अपनी एजेंसी पे काम पर रख लिया। कुछ वर्ष तक वहाँ पर भी छोटे भाई ने काम किया और उस बड़े व्यापारी की भी एजेंसी अब बंद हो चुकी है। कारनामा नंबर 4, यानी जब टावर, रिश्तेदार और व्यापारी की दुकानें पूरी तरह समाप्त हो गई तब इसको एक दूसरे व्यापारी, एक रिश्तेदार ही हैं जो व्यापार करते थे, उन्होंने भी छोटे भाई को अपने यहाँ काम दे दिया। 2 वर्ष तक उनके यहाँ काम करने के पश्चात आज उनकी भी दुकान पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और उनकी दुकान बंद हो चुकी है। 5वां कारनामा, जब छोटे भाई को शहर में कोई काम नहीं मिला इसलिए वो पिताजी के साथ गांव में रह रहा है और पिताजी को बरगला करके पता नहीं किस तरह उनको समझाया है कि पिताजी के नाम से जो ज़मीन थी वो अपने नाम से वसीयत करवा लिया उसने, और उस ज़मीन में बड़े भाई का जो हिस्सा है उसको भी अपने नाम वसीयत करवा लिया है। बड़े भाई का हिस्सा भी अपने नाम से उसने वसीयत करवा लिया है। छोटे भाई की फितरत का अंदाज़ा इन्हीं सब बातों से लगा सकते हैं कि जब माताजी जीवित थी और छोटे भाई के द्वारा गेहूं या चावल भेजती थी, उसे भी ये रास्ते में कहीं भेज देता था। लगभग 18 वर्षों तक अपने बड़े भाई पर आश्रित रहा। बड़े भाई ने इसका सब कुछ किया, उनके बल पर, जिस बड़े भाई ने इसका अपने बल पर इसका पालन पोषण किया, पढ़ाई लिखाई सब करवाया, उसके साथ भी इसने छल किया। अपने बड़े भाई के साथ रहा परंतु गांव से कोई भी अनाज का एक दाना भी घर पर नहीं लाया और समय समय पर बड़े भाई का नुकसान कुछ न कुछ तरीके से ये करता रहा। जिस बड़े भाई ने इसके लिए इतना किया अब तो उसको भी ये अमर्यादित शब्दों से संबोधित करता है। जो आदमी अपने पिताजी बड़े भाई का न हुआ वो दुनिया में किसी और का नहीं हो सकता। फिर भी अपनी चापलूसी के दम पर आज भी वो पिताजी और बहन की नज़रों में बहुत महान बना हुआ है। अब इसके कारनामों का लेखा जोखा देखिए कि अपने खुद के बड़े भाई का जीवन अंधकारमय कर दिया, टावर के मालिक का जीवन अंधकारमय कर दिया, 25 वर्ष पुरानी व्यापारी का जीवन अंधकारमय कर दिया, कई वर्ष पुराने अपने रिश्तेदार जो व्यापारी थे उनका जीवन अंधकारमय कर दिया, एक और रिश्तेदार व्यापारी थे उनका भी जीवन अंधकारमय कर दिया और अपने खुद के पिताजी का भी जीवन अंधकारमय कर दिया, क्योंकि पिताजी से जो भी था इसने वसीयत करवा लिया है। आगे की आगे देखी जाएगी। यहाँ तक कि बड़े भाई के नाम से गांव पर कुछ ज़मीन थी, उसमें से बड़े भाई ने आधे से अधिक इसके नाम कर दिया था। समय, यानी ये वसीयत होने से पहले की बात है। पिताजी ने कहा कि तुम्हारे नाम से, बड़े बेटे से कहा कि तुम्हारे नाम से जो ज़मीन है उसमें छोटे को दे दो, तो बड़े भाई ने उसके आधे से ज़्यादा ही कुछ है जो अपने छोटे भाई के नाम कर दिया। इसके बाद भी छोटे भाई ने घर वालों को पता नहीं किस तरह बरगलाया कि पूरा परिवार बड़े भाई के आज खिलाफ है। जिस बड़े भाई ने पूरे परिवार को संभाला संवारा और सजाया, उसी बड़े भाई को अपने ही पिता और बहन की नज़र में इस छोटे भाई ने इतना गिरा दिया है कि आज बड़े भाई को परिवार से अलग कर दिया गया और बड़ा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर में अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से बनवाए हुए अपने घर में एकांतवासी है, अलग रह रहा है, परिवार से उसे अलग कर दिया गया है। सुनने में तो यहाँ तक आ रहा है कि छोटा भाई अपनी मक्कारी और धोखेबाजी से पिताजी को बरगला कर अपने बड़े भाई का शहर का आशियाना भी धोखेबाजी और मक्कारी से हड़पना चाहता है, करना चाहता है। देखते हैं इसके, और बड़े भाई द्वारा भाई पर प्रतिबंध है, लेकिन क्योंकि बड़ा भाई अब इसकी धोखेबाजी, मक्कारी और चालबाजी से बहुत ज़्यादा आजिज हो चुके और इसका अमर्यादित शब्दों से अपने बड़े भाई को, यानी अपने स्वयं को संबोधित करना, अपनी उसकी भाभी को अपने मर्यादित शब्दों से संबोधित करना इत्यादि से आजिज होकर के अपने घर में इसे आने से मना कर दिया है। छोटा भाई चापलूसी और मक्कारी में इतना माहिर है कि आपके द्वारा कहे शब्दों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से दूसरे के सामने प्रस्तुत करेगा कि आपके द्वारा कही गई हितकारी बातों को भी वो अहितकारी बात सिद्ध कर देगा। जैसे यदि आप कहेंगी रोको मत, जाने दो, यानी आपका मतलब है रोकना नहीं है, उसे जाने दो, तब यह आप ही की बात को कुछ इस तरह कहेगा, रोको मत, जाने दो, यानी रोक लो, जाने न दो। सोचिए, आपकी बातों को बदले बगैर ही उसको ऐसा ही परोसेगा, ऐसा दूसरे के सामने बनाएगा कि लोगों को आप गलत लगेंगे और ये सही लगेगा। आज मैं ये कहानी लिख रहा हूँ और आप लोगों को सामने ये सत्य घटना बता रहा हूँ और मुझे इस पूरा विश्वास है कि इस सत्य घटना में किसी ने का नाम तो नहीं लिया गया है, परंतु जिसने भी इस बड़े भाई के संघर्ष और परिवार के प्रति समर्पण को देखा है वह तुरंत समझ जाएगा कि यह किस परिवार की सत्य घटना है।
समझेगा इसको तो छोटा भाई भी। हो सकता है उसके बाद छोटा भाई बड़े भाई के विषय में गलत अफवाह, झूठा इल्ज़ाम इत्यादि लगाकर बड़े भाई को बदनाम करने का प्रयास भी करे, क्योंकि वो उसकी जो चालबाजी है 420 है, उससे वो कभी पीछे नहीं हटता है। अपने धोखेबाजी में छल कपट का जीवन जी रहा है वो, और वो समझता है इसी से जीवन जिया जा सकता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि छल कपट की ज़िंदगी 4 दिन की होती है। आप छल कपट छोड़ दें, प्रेम व्यवहार से रहें, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। और जो इसने, मैं तो अपने उस छोटे भाई को भी, जो छोटा भाई है उसे संबोधित भी करूँगा कि यदि दिमाग सही हो गया हो, अपना दिमाग ठिकाने लगा लो और प्रेम व्यवहार से रहो, छल कपट की ज़िंदगी छोड़ दो। जो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप बुद्धिमान और सब कुछ प्रदर्शित करते हैं, ये हमेशा गलत रहा है, गलत रहेगा। बड़े भाई का सम्मान करो, बड़े भाभी का सम्मान करो, तभी जा कर के तुम्हारा भी कल्याण है और तुम्हारा हित भी है। आगे आप लोग ये कहानी सुनिएगा, और आपको मेरी सत्य घटना की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मेरी पूरी कहानी ये सुनने के लिए, मेरे द्वारा बताई गई पूरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को कोटिस धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।